कंप्यूटर का क्वेश्चन बनाना है ना आज हमको। कंप्यूटर के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होंगी, है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है यहाँ पर, तो पहला प्रश्न आपको बोलता है कि 1260 कंप्यूटर वायरस, ये क्या है, कंप्यूटर वायरस किस प्रकार के वायरस का उदाहरण है। पॉलीमार्फिक। पॉलीमार्फिक ही क्यों, मतलब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं या उसके अंदर का क्वेश्चन आ जाए, या इस वायरस को कब कोड किया गया था, इसकी कोडिंग कब की गई थी, कब बनाया गया था इस वायरस को। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का सही है कि 1260 जो कंप्यूटर वायरस है वो एक पॉलीमार्फिक वायरस का उदाहरण है। लेकिन ये पॉलीमार्फिक वायरस क्या है, इसको कब कोड किया गया था, दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्न पे। ठीक है, तो याद रखेंगे कोड इसको किया गया था 1989 में। ठीक है, इसको कब कोड किया गया था, 1989 में, और ये किस प्रकार का वायरस है इसको भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक वायरस की अगर हम बात करें तो ये जो वायरस है, ठीक है, ये जो वायरस है ये किसी भी फाइल की क्या कर देता है, कॉपी बना देता है। कोई भी फाइल हो, है ना, आप एक फोटो रखे हो, वो भी क्या करेगा, फाइल के रूप में बदल जाएगा। किसी भी फाइल का क्या कर देता है, ये कॉपी कर देता है। तो ऐसा कोई वायरस जो किसी फाइल का कॉपी कर दे और हर बार उसको क्या कर दे, फाइल बना दे। ठीक है, हर बार क्या कर दे, उसको एक फाइल बना दे, ऐसे वायरस को पॉलीमार्फिक वायरस कहा जाता है। ठीक है, ऐसे वायरस को क्या कहा जाता है, पॉलीमार्फिक वायरस कहा जाता है। शॉर्ट में हम क्या याद रख सकते हैं कि किसी भी फाइल का क्या कर दे, कोई वायरस क्या कर दे, कॉपी कर दे और बार बार उसको क्या कर दे, फाइल में बदल दे, इसको पॉलीमार्फिक वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है मल्टीपार्ट, मतलब कई पार्ट को, है ना, कई पार्ट को, ऐसे याद रखना ज्यादा आसान होगा ना, कई पार्ट को संक्रमित करे, है ना, कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट को एक साथ संक्रमित कर दे अगर, तो इसको क्या कहा जाता है, मल्टी पार्टाइट कहा जाता है। ठीक है, मैक्रो वायरस, तो ऐसे वायरस जो जिसके फाइल के अंत में ऐसा लिखा होता है .doc, ऐसे फाइलों को जो संक्रमित करे उसे मैक्रो वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक्रो वायरस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। और बूट सेक्टर वायरस किसे कहा जाता है, तो नाम से स्पष्ट देखो, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, समझना, है ना, कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, तो आप किसी कंप्यूटर को क्या कर रहे हो जी, स्टार्ट कर रहे हो, किसी भी कंप्यूटर को आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते समय कंप्यूटर बटन दबाते ही चालू हो जाता है क्या, नहीं, 8 सेकंड का टाइम लगता है। कितना सेकंड टाइम लगता है, 8 सेकंड, वो उसका बूटिंग टाइम होता है। तो स्टार्ट करते समय या बूटिंग के समय जो क्या करे, फाइल, जो वायरस फाइलों को संक्रमित करे, अंदर के फाइल को संक्रमित करेगा, जिस समय बूटिंग हो रहा है ना उसी समय, तो उसको बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। ठीक है, बूटिंग टाइम पर, कौन से टाइम पर, बूटिंग टाइम पर। ये बूटिंग टाइम क्या है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, बूटिंग टाइम क्या है, क्या है भाई बूटिंग टाइम, क्लियर। चलो आगे बढ़े। मैक्रो वायरस को ऐसे आप देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज करोगे ना जब, तो जो भी फाइल आप सेव करोगे ना वो .doc में सेव होता है। ठीक है, .doc में सेव होता है। तो इस हिसाब से आपको क्या लेना है आंसर, जब भी ऐसा कुछ पूछे, या फिर आप जो यहाँ पे लिख रहे थे ना उसको आप इसमें लिख दो, बताएं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लिख सकते हो उसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइलों को संक्रमित करने के लिए। ठीक है, ये भी करता है क्योंकि ये तो कई पार्ट को एक साथ संक्रमित करता है।
लेकिन अगर इन दोनों में आंसर लेना हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाइलों को संक्रमित कौन करता है स्पेशली, तब आप मैक्रो ले सकते हो। ठीक है, मल्टी पार्ट राइट तो हर पार्ट को समझ लो, कई पार्ट को संक्रमित करता है, तो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा होगा? मैक्रो का। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल सेव करोगे ना तो .doc में सेव होता है। ठीक है, और एक्सेल का फाइल .xls में सेव होता है ना, और पावर पॉइंट का फाइल पीपीटी में सेव होता है। ठीक है, चलो तो ये लिख लिए अपन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सीडीआर को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। सीडीआर, सीडीआर का फुल फॉर्म बोलो जरा। सीडीआर कॉम्पैक्ट डिस्क, हाँ आर मतलब सीडी का मतलब तो हाँ राइटेबल कि कॉम्पैक्ट डिस्क, सोच लो भाई, ये लोग आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। सीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट, सीडी देखे हो कि नहीं? सीडी, हाँ वही है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, और इसको और किस रूप में जाना जाता है? तो इसको वॉर्म के रूप में जाना जाता है। क्यों भाई? वॉर्म के रूप में ही क्यों जाना जाता है? क्योंकि वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस, राइट वंस रीड मैनी। हाँ अब समझ में आ गया होगा, मतलब फुल फॉर्म देख के समझ में आ गया होगा ना। आप डेटा एक ही बार डाल सकते हो, लेकिन रीड आप बार बार कर सकते हो। समझ गए? तो ये होता है सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। क्लियर? राइट वंस रीड मैनी। क्लियर मामला? सीडीआर का मामला भी समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्प्रेडशीट में डेटा किस तरह से व्यवस्थित होता है? तो स्प्रेडशीट आप देखे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाकर देखे हो जी, ऐसे रहता है। आगे आंसर समझ में क्या आएगा? आंसर रो तथा कॉलम में। तो जो स्प्रेडशीट होता है ना वो ऐसा दिखता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो लोग नहीं देखे होंगे या जो लोग देखे होंगे अभी तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि स्वयं की प्रतियां बनाता है। हाँ, स्वयं का कॉपी बनाए। मॉड्यूम, वर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स। अभी हमने क्या क्या पढ़ा था? पॉलीमॉर्फिक पढ़ा था, मल्टीपार्ट पढ़ा, मैक्रो पढ़ा और बूट सेक्टर पढ़ा। अब ये सब पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो बता दो मॉड्यूम क्या होता है। ठीक है, अच्छा आंसर तो बताओ पहले। वर्म होगा, ट्रोजन हॉर्स होगा। चलो थोड़ा थोड़ा ना पहले इसको समझते हैं, चारों पॉइंट को। मॉड्यूम का मतलब होता है, अब देखना, ईमेल, ईमेल में स्पैम मैसेज आता है ना, तो खास करके मेल में जो स्पैम मैसेज होता है, जंक मैसेज होता है, जंक को स्पैम कहते हैं, तो ये उसको प्रभावित करता है। ये तो होगा नहीं फिर। ठीक, वायरस, अगर वायरस की बात करें तो वायरस क्या करता है जी? तो वायरस कंप्यूटर को हैंग कर देता है जी। सुने नहीं, वायरस से हैंग हो रहा है कंप्यूटर, मतलब वायरस आ गया। तो कंप्यूटर को हैंग करने का काम वायरस का है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? तो ये क्या करता है? ये चोर है, ये डेटा चोर है। ये क्या करता है? कंप्यूटर से आपके प्राइवेट डेटा को क्या करता है? चुराता है, इसीलिए इसको डेटा चोर कहा जाता है, ट्रोजन हॉर्स को। ठीक है, अब बचा वर्म। ठीक है, वर्म की अगर हम बात करें तो जो वर्म होता है वो अपना ही कॉपी बना बनाकर मेमोरी को फुल कर देता है। कई बार देखते हो आप, ज्यादा वीडियो भी नहीं है, फाइल भी नहीं है, फिर भी कंप्यूटर क्या हो जा रहा है? स्टोरेज फुल दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा मालवेयर प्रोग्राम आ गया है? वर्म। ये सब मालवेयर है, तो इसमें से कौन सा? वर्म। ठीक है, ये क्या करता है?
फाइल का या स्वयं का कॉपी बनाकर मेमोरी स्पेस को क्या कर देता है, फुल कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं वर्म। मॉड्यूम क्या है, समझ में आ गया ना? ईमेल में बार बार आपको स्पैम मैसेज आ रहे हैं, मतलब वो उस तरह का वायरस है, उस तरह का मालवेयर प्रोग्राम। ठीक है, अगर वर्म की बात करें तो ये स्वयं की इतनी कॉपी बनाता है कि मेमोरी क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। वायरस की बात करें तो वायरस एक मालवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, कंप्यूटर को हैंग कर देता है। और ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ट्रोजन हॉर्स किस तरह का मालवेयर प्रोग्राम है, डेटा चोर है। क्या है, डेटा चोर है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स के लिए इस चीज को याद रखना है। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर में घुस के आपके डेटा को क्या कर लेता है, चुरा लेता है भाई। तो ये डेटा चोर है। यहां तक मामला क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चले। थोड़ा थोड़ा जान लोगे तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे आगे की क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक सीडी की भंडारण क्षमता को मापा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी भंडारण क्षमता को किससे मापेंगे, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट? टेराबाइट, मेगाबाइट। हाँ, कितना होता है भाई, 700 MB। ठीक है, एक सीडी का जो कितना होता है, सीडी का जो स्टोरेज है 700 MB। ठीक है, तो सीडी का जो स्टोरेज है, भंडारण क्षमता है, वो कितना होता है, 700 से 750 MB। MB का मतलब मेगाबाइट, MB का मतलब जी मेगाबाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जा सकता है? कंप्यूटर का जो टास्क मैनेजर होता है ना, जो भी काम चल रहे हैं कंप्यूटर में, उसको एक साथ आपको देखना है। वो टास्क में रहता है, टास्क मैनेजर में, उसको किस कॉम्बिनेशन के साथ खोला जा सकता है? मतलब ये आपका क्या है, कीबोर्ड है, तो इसमें कौन कौन सा बटन दबाएंगे, बताओ जी। जब भी कंप्यूटर पर वर्कलोड बढ़ जाए तो आपको क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर पर एक साथ बहुत सारे काम चल रहे होते हैं ना, तो उन सबको एक साथ देखना है, तब आपको टास्क मैनेजर ऑन करना होता है। क्यों? क्योंकि टास्क मैनेजर से आप क्या कर सकते हो, उन कामों को बंद कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो जो जरूरत अभी नहीं है, तब तो बाकी काम जल्दी हो पाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में कौन सा बटन दबाना होता है, क्या है बता रहे हो? अल्ट कंट्रोल प्लस डेल, मतलब क्या बोल रहे हो, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, सही है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ये कंट्रोल है, ये अल्ट है, ये दोनों को एक साथ दबाएंगे और इसको भी, डेल को। ठीक है, डेल मतलब डिलीट। ठीक है, तो ये दोनों बटन, इसको एक साथ दबाओगे, तीनों बटन को, ठीक, तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। और उसके बाद फिर आप टास्क मैनेजर से देख सकते हो कि कंप्यूटर में कितने सारे काम चल रहे हैं, जो अननेसेसरी है उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का लोड बढ़ जाने, एक साथ बहुत सारा काम करोगे तो कंप्यूटर थोड़ा स्लो नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? प्रिंटर की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है जी? तो आंसर है सभी। सभी क्यों? क्योंकि सीपीएस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकंड। एलपीएम का मतलब क्या होता है, लाइन पर मिनट। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पेज पर मिनट। ठीक है, तो कोई प्रिंटर जो है 1 सेकंड में कितना कैरेक्टर छाप रहा है, वैसे 1 मिनट में कितना लाइन छाप रहा है, और 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, ये सब जो है नापा जाता है, क्योंकि प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। तो कोई कैरेक्टर प्रिंटर है, तो कोई पेज प्रिंटर है, ठीक है, कोई लाइन प्रिंटर है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, और प्रिंटर का क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में प्रिंटर का क्वेश्चन न रहे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, जैसे मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, और आपका इंकजेट,
इसके अलावा इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इस तरह से कई भागों में बांटा गया है, तो उस हिसाब से हमको पढ़ना होता है प्रिंटर को। ठीक है, आगे आएगा तो पढ़ेंगे। ठीक, अगला, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? गूगल वॉलेट, गूगल पेमेंट, गूगल मनी, गूगल कैश। गूगल वॉलेट। गूगल वॉलेट अब गूगल पे में बदल गया है। आज जो आप गूगल पे यूज करते हो वो पहले क्या था? गूगल वॉलेट था। क्या था जी? गूगल वॉलेट। ठीक है, इसको 26 मई 2011 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? 26 मई 2011। और गूगल वॉलेट का जगह किसने ले लिया है? गूगल पे ने ले लिया। जैसे फोन पे है वैसे गूगल पे। क्लियर मामला? ठीक है, 26 मई 2011 याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए होता है? अंदर का आवाज निकल गया आपका। अच्छा, पता था आंसर। ठीक है, साइरस। साइरस जो है ये गूगल, ये एक सर्च इंजन है जिसका प्रयोग साइंटिस्ट लोग करते हैं। हम तो साइंटिस्ट है नहीं, हमको जरूरत पड़ता नहीं, हमको क्या जरूरत है? बस गूगल का, है ना। तो हम जो है गूगल का यूज करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग कौन से सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं? साइरस का। तो वैसे ही हम जो यूज करते हैं वो सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। कुछ भी सर्च करना हो हम किस पे सर्च करते हैं? गूगल। ठीक है, ये सब सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है, पर गूगल के आ जाने के बाद अल्टा विस्टा का काम खत्म हो गया, है ना। कंप्यूटर माउस किस तरह का डिवाइस है? ये देखो भाई, ये किस तरह का डिवाइस है? मुसवाई किस तरह का डिवाइस है? इनपुट। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखेंगे। और है ना, सेट में है। अच्छा, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें से। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें से। नहीं है पूछा है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट, इसमें आप एनिमेशन चला सकते हो, साउंड डाल सकते हो, फ्लैश जो होता है उसमें भी, फ्लैश स्क्रीन जो होता है उसमें भी, कंप्यूटर गेम्स में तो चलता ही है मल्टीमीडिया सब। तो किसमें नहीं? पेज मेकर में नहीं। ठीक है, पेज मेकर में जैसे आप जो बुक पढ़ते हो ना, बुक, वो डिजाइन पेज मेकर में होता है, समझ रहे हो। तो ये डिजाइनिंग के लिए होता है, इसलिए ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये कभी इस पे आप गाना और वीडियो ऐसा चलेगा नहीं, समझ गए। पेज मेकर में बताया तो जी, जो बुक आप पढ़ते हो वो पेज मेकर से ही डिजाइन होता है, तो उसमें गाना चलता है क्या? वीडियो दिखता है क्या? वीडियो, समझ गए। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? वीडियो ऑडियो चलना चाहिए। ठीक है, पावर पॉइंट में देखे भी नहीं चलता वीडियो ऑडियो, बनाए होगा प्रेजेंटेशन कभी ना कभी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेबसाइट को जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देता है, क्या कहलाता है भाई? ब्लॉग। और अभी ब्लॉगिंग बहुत ट्रेंडिंग में चलता है भाई, है ना। हर कोई क्या कर रहा है? ब्लॉग बना रहा है। आप लोग बनाते हो क्या? कोई नहीं बनाते? ठीक है, आप लोगों का काम पढ़ाई करना है। आगे, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क, है ना। फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है, किसकी? फ्लॉपी। फ्लॉपी डिस्क कितना स्टोरेज होगा उसका? 1.40 MB, 1.4044 GB, 1.40 GB। देखो जीबी में तो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क सबसे कम स्टोरेज होता है फ्लॉपी डिस्क में। शुरुआती समय पे जब विंडोज के जगह, आज आप विंडोज पे काम करते हो, उससे पहले MS DOS चला करता था। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस जो था वो MS DOS था, है ना। सिंगल यूजर इंटरफेस था, लेकिन वो उस समय फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता था। ये इतना छोटा होता था कि जेब में भी लेके घूम सकते थे हम, समझ रहे हो। हाँ, अब आंसर बोलो। ऑप्शन नंबर डी, 1.44 MB। ठीक है, ये भी नहीं होगा। कितना होगा? 1.44 MB। चलो आगे बढ़े। देखो, याहू और अल्टा विस्टा को ना 1995 में लॉन्च किया गया था। ये लोग उस समय बहुत फेमस हो रहे थे। फिर अचानक से कौन आ गया? अचानक से गूगल आया 1998 में। 1998 में गूगल को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, 1998। हाँ, 8 वाला कोई व्यक्ति
1998 वाला यहाँ कोई नहीं है? सब बुजुर्ग हो 80 साल के? अरे ठीक है। और साइरस को लॉन्च किया गया था 2001 में, याद रखेंगे। साइरस को कब लॉन्च किया गया था? 2001 में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, याहू के लिए याद रखना है जेरी यंग और डेविड फिलो। याहू के लिए जेरी यंग एंड डेविड फिलो, ये आज भी चलता है। आप देखना गूगल के जगह कई बार याहू लिखा जाता है। ठीक है, जेरी यंग और डेविड फिलो ने इसकी शुरुआत की थी। कभी पूछ सकता है याहू को शुरुआत किसने किया था, तो जेरी यंग और डेविड फिलो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहां तक पहुंच गए थे बताओ तो जी, कौन से प्रश्न की ओर पहुंच गए थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, ये वाला। खाली स्थान के उपयोग से डेटा को एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। राइट वंस, रीड मोर, रीड मैनी, कौन सा आएगा? सीडीआर। ठीक है, बहुत बढ़िया, सीडीआर है ना, कि एक बार से अधिक आप नहीं लिख सकते इसमें। राइट वंस वॉर्म कहते हैं ना इसी को। ठीक, अभी तो पढ़े इसके बारे में। देखो सीडी का 2-3 क्वेश्चन हो गया सीडी का। ठीक है, सीडी का 3 क्वेश्चन हो गया। ये देखो प्रिंटर का ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखना कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ सीडी और प्रिंटर से ही रहेगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसमें से, सीक्वेंशियल है ना, क्योंकि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, सीक्वेंस में प्रिंट करता है। इसलिए एक प्रकार का कैसा प्रिंटर है, सीक्वेंशियल प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, सीक्वेंशियल प्रिंटर है। इसके अलावा आपको और याद रखना है सीक्वेंशियल एंड कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का कैरेक्टर प्रिंटर है। 2 चीजें आपको याद रखनी है, सीक्वेंशियल और कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बताइए। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, बिंग, अल्टा विस्टा, गूगल, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ, अल्टा विस्टा, और कोई? आज मोटा मोटा जानकारी हो जाएगा आपको कंप्यूटर से। ठीक है, बताइए माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है ना, 2009 में लॉन्च किया गया था। इसको कब लॉन्च किया गया था, 2009 में। आज तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। क्या है, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, मतलब बदल गया है वो। बिंग जो है बदल के माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। आंसर पता चल गया, बिंग कब लॉन्च किया गया था, 2009। पहले ना गूगल तो है ही है, गूगल के अलावा कंप्यूटर में विंडोज में एक और सर्च इंजन पहले से डला होता है। वो पहले बिंग दिखाता था, बिंग लिखा होता था। अब क्या लिखा रहता है, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब बिंग का यूज लोग करते ही नहीं थे, तो उसको थोड़ा गूगल जैसा बनाने का कोशिश किया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, ताकि लोग इसका यूज करें। जैसे अभी सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, गूगल का होता है। आप इसमें भी सर्च कर सकते हो। अब इसमें का दिखाते हैं आपको, लेकिन इसमें कैसे देखोगे, इसमें मुश्किल है दिख पाना। ठीक है, ठीक, याद रखना है किसको, बिंग को। अब देख रहे हो गूगल हमारा सुना हुआ नाम है, तो 90% लोग आंसर क्या मारेंगे, गूगल। समझ रहे हो ना, 1 नंबर गया और 0.25 भी साथ में गया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या है भाई? एमएस डॉस मैंने बताया था ना आपको, अभी बताया एमएस डॉस। विंडोज से पहले सबसे ज्यादा लोकप्रिय और प्रचलित था एमएस डॉस, क्योंकि विंडोज बना नहीं था। ठीक है, जब विंडोज आया तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि एमएस डॉस बिल्कुल दब गया? मल्टीटास्किंग, क्योंकि एमएस डॉस जो है वो सिंगल यूजर इंटरफेस था, एक टाइम पे एक काम और एक ही व्यक्ति। और जब विंडोज आया तो विंडोज को क्या कहते हैं, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग। तो जो मल्टीटास्किंग था, एक साथ कई काम कर लेना, वीडियो भी देख लेना, गेम भी खेल लेना, है ना, कुछ टाइप भी कर लेना,
कैलकुलेट भी कर लेना, सारी चीजें, समझ रहे हो? तो इसलिए मल्टीटास्किंग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है? बताओ जी, कौन सा? कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी। कैसे पता चला? क्या डॉट? सब में डॉट लगा हुआ है। हाँ, देखो ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 787 लिखा है, 255 से ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, इसमें देखो 321 लिखा है, इसमें 888 लिखा है। ये तीनों क्यों गलत हो गया, समझ में आया? क्योंकि आईपी एड्रेस 4 आपको बोलता है 000.000.000.000 से 255.255.255.255, तब आप जा सकते हो। तो इस हिसाब से यही आंसर आपका सही आ रहा है। बस आया समझ में? ये 255 से ज्यादा नहीं हो गया सबक। कैसे काटेंगे वहां, कैसे समझेंगे? आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 255 से ज्यादा नहीं जा सकते ना। हाँ, ये चेंज हो सकता है। आया मामला समझ में? कैसे आंसर लेना है एग्जाम में? ठीक, ये लिखना होगा जी, ये इसीलिए इसको पहले लिखा मैंने, ताकि थोड़ा बुद्धि चले आपका काटने पीटने वाला। ठीक, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बताए, समझ रहे हो ना? शिक्षा के क्षेत्र में, अब देख ही रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समझ रहे हो? इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एप्पल, क्योंकि एप्पल का क्या है, एप्पल एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाली एक कंपनी है। ऐसा मत बोल देना कि मोबाइल बनाने वाली कंपनी, और वो लोग टैब भी बनाते हैं, लैपटॉप भी बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाली एक कंपनी है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि एप्पल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं मैक ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स, विंडोज, लाइनक्स, जैसे विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल का है। ये किसका है? एप्पल का है। लेकिन एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एप्पल क्या है? एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है। तो यहां पूछा था कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है जी? जब भी नहीं है बोले पहले क्या करना होता है? गोला घेरना होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। कितना पोस्ट आया भाई छात्रावास में? अरे नहीं जी, पोस्ट कितना आया है छात्रावास का? 300। हाँ, कल देख लिए होगे मतलब, है ना? आग की तरह फैल गया है बिल्कुल, समझ रहे हो? छत्तीसगढ़ में अभी हॉस्टल वार्डन चलेगा बस। देख रहे लोग 300 300 लिख रहे हैं। 300 में बैठोगे क्या? एक ही में बैठना है ना। चल, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी का उपयोग निम्नलिखित में से किसको कंप्रेस करने के लिए किया जाता है? फ्रेम को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को। एमपीईजी किसमें देखो? डॉट एमपीईजी लिखा हुआ, वीडियो में। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या लगाना होगा आपको? वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है प्रिंटर का, एक इंकजेट प्रिंटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला, ये पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। हाँ, कूट में है। इंकजेट प्रिंटर के लिए आपको छाटना है, लो जी आराम से छाटो। इंकजेट प्रिंटर के लिए छाटना है कि पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, एक रो अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। ये रो नहीं है, एक से अधिक प्रतियां एक ही बार में प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब सुधर गया। अब तो आंसर ले लो, सही आंसर। व्यापम का साइट हैंग हो गया। हाँ, क्यों नहीं हैंग होगा, होता है।
आप लोग बार बार जाके सर्च कर रहे होगे कि न्यूज सही है कि नहीं, है ना, तो हैंग तो होगा ही जी। ठीक है, और जितने भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, हॉस्टल वार्डन भी थोड़ा ध्यान दो यार, हॉस्टल वार्डन में भी, क्योंकि आपका बाल मनोविज्ञान आपको वहां बचा सकता है। लेकिन इस बार हॉस्टल वार्डन का एग्जाम निकालने के लिए आपका मैथ से स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर आपका मैथ से स्ट्रांग नहीं रहेगा तो हॉस्टल वार्डन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा समझाया जाता है कि मैथ्स को स्ट्रांग कीजिए, पर नहीं, हमको तो एडीओ का तैयारी करना है क्योंकि मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, अब लो, अब हॉस्टल वार्डन में 25 नंबर का तो मैथ्स है, समझ रहे हो, और 100 नंबर का पेपर है। 1/4 अगर मैथ्स आना अगर आ रहा है तो मान के चलो 15 क्वेश्चन अगर आप सही नहीं कर पाओगे हॉस्टल वार्डन में तो फिर भूल ही जाना कि हो पाएगा। ठीक है, और आपके शिक्षक भर्ती में भी मैथ्स है ही है, ऐसा तो नहीं है। हाँ जी, रिजर्वेशन, हाँ 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 हाँ, तो क्या दिक्कत है, आप तो एक ही पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, एक रहेगा तो भी निकाल लेंगे, ऐसा हिम्मत होना चाहिए हमारे अंदर, एक पोस्ट आएगा तो उसको भी निकाल लेंगे। नंबर 1 सोचो, किसी एग्जाम में सिर्फ एक पोस्ट हो और उस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया, सोचो जिंदगी भर क्या गर्व के साथ जियोगे, सिर उठा के, बिल्कुल बताए नहीं, तो ऐसा कुछ ऐसा तूफानी करना जरूरी है कि नहीं, तो ऐसा तैयारी रखना पड़ेगा ना आपको। अब कितना भी कम आएगा यार, तो कम से कम 100 तो रहेंगे ही उसमें, जनरल के, मतलब जनरल नहीं, अनारक्षित 100 तो रहेंगे कम से कम। कितना कटेगा, 60% ही कटेगा ना, 60-62 ही कटेगा ज्यादा से ज्यादा। रीजनिंग देना था, वाह, देख रहे हो लोगों को, आने वाले को मैथ्स की जगह रीजनिंग देना था, तो योग्यता पता कैसे चलता है, रीजनिंग दे देते तो मैथ्स में कमजोर है करके ज्यादा नंबर दे दिए, नहीं जी। शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मैथ्स में भी लोगों को जागरूक किया जाए, है ना, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलो, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, पहला चीज, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर में इंक डाला जाता है और इंकजेट प्रिंटर आवाज नहीं करता है, आराम से प्रिंट देता है। ठीक है, दूसरा, ये एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा बी और डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, तब जाके इसका आंसर होगा बी और डी। ठीक है, सही हो गया, चलो अच्छी बात है, खुशी देखो, खुशी, सही हो गया बोल के। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो, फ्लो की योजना को क्या कहते हैं, फा है, फा, फा है, फ्लो योजना को क्या कहते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे रहे हो जी, है ना, और जो भी आप प्लानिंग उसमें करके रखे हो वो क्या कहलाएगा, लेआउट कहलाएगा। लेआउट अलग चीज होता है जी, स्टोरी बोर्ड कहलाएगा, वो एक स्टोरी दिखा रहे हो आप उसमें, क्या कहलाएगा, एक स्टोरी बोर्ड कहलाएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं, खतरे हैं, कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसमें हमको कोशिश करना चाहिए, अगर बन जाए तो ठीक है। जैसे इंटरप्शन, तो कहीं पे भी इंटरप्शन आ जा रहा है मतलब ये खतरा होगा। इंटरसेप्शन, ये भी कुछ मॉडिफाई हो जा रहा है तो भी, तो ये तीनों सही लग रहा है हमको। ठीक है, लेकिन क्रिएशन, कोई नया चीज बना रहे हो वो खतरा नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी बोलो ये तो नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब फैब्रिकेशन मतलब कुछ जोड़ दे रहे हो आप उसमें, जैसे वेल्डिंग करते हैं, समझ लेना। ठीक है, उसी एग्जांपल से आप समझ सकते हो अभी। तो इस हिसाब से ए बी सी और ई किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी।
तो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो बड़ा आराम से सोच के आंसर लेना होता है, कौन सा नहीं है, अगर इसको ढूंढ लिए तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आया, भले चलो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बना सकते हो, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब आसान क्वेश्चन ही आता है ऐसा, मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया तो आप सोच कर बना सकते हो, क्योंकि वो कॉमन सेंस के लिए दिया होता है। हाँ, जंक ईमेल को क्या कहते हैं, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या कहते हैं जंक ईमेल को? स्पैम कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ठीक है, कुकी किसको कहते हैं बताओ? कुकी किसको कहते हैं? ठीक है, जंक ईमेल को अभी मैंने बताया कि स्पैम कहते हैं करके, कुकी किसको कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं जी? स्पैम कहते हैं जंक ईमेल को। तो कुकी किसको कहते हैं और स्पुल किसको कहते हैं? ये दोनों चीजों को भी जानना जरूरी है। ठीक है, अगर थोड़ा सा जंक ईमेल को ही समझ लेते हैं, स्पैम अनवांटेड मैसेज होते हैं। पहला चीज तो, पहला स्पैम है क्या? तो ये अवांछनीय मैसेज है। ठीक है, दूसरा देखना, बार बार एडवर्टीजमेंट आते रहता है, कुछ भी आप चालू करते हो ना तो एडवर्टीजमेंट आता है ना, वो एक स्पैम होता है, जंक ईमेल होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्पैम किसको बोलते हैं आप समझ सकते हो, या जंक ईमेल किसको बोलते हैं समझ सकते हो। ठीक है, बार बार आप मेल खोलोगे तो कितना सारा एडवर्टीजमेंट रहता है, नहीं रहता है? लोन का सबसे ज्यादा रहता है, नहीं रहता है? ठीक है, अब कुकी किसको कहते हैं? तो कुकी जो है एक फाइल होता है, कुकी जो है वो एक फाइल होता है जो कि सर्च इंजन के द्वारा वेब ब्राउजर को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है जी? वेब ब्राउजर को। ठीक है, सर्च इंजन एक फाइल है जो सर्च इंजन के द्वारा किसको भेज दिया जाता है? वेब ब्राउजर को। ठीक है, अब वेब ब्राउजर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, सर्च इंजन भी आप जानते हो, गूगल है, याहू है। ठीक है, और ब्राउजर भी बहुत सारे होते हैं, जिसपे आप सर्च करोगे वही वेब ब्राउजर कहलाता है। ठीक है, तो ये एक फाइल होता है, ऐसा समझ सकते हैं कि कुकी क्या है? एक फाइल है जो कि सर्च इंजन के द्वारा वेब ब्राउजर को भेजा जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है? तो इससे इंफॉर्मेशन मिलता है। आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे हो तो उससे क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्पूल की अगर बात करें तो स्पूल क्या होता है भाई? कोई भी डेटा अगर मेन मेमोरी से बफर मेमोरी में जा रहा है, किस में जा रहा है? बफर मेमोरी में जा रहा है। कोई भी डेटा मेन मेमोरी से अगर बफर मेमोरी में जा रहा है, ठीक है, तो इसको स्पूल कहते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, आपने कंप्यूटर से एक कमांड दे दिया, किसको? प्रिंटर को। किसको दे दिया? प्रिंटर को। तो कंप्यूटर में जो डेटा है वो मेन मेमोरी है, और प्रिंटर में जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है या जो भी स्टोरेज डिवाइस लगा हुआ है वो बफर मेमोरी है। क्यों? क्योंकि वो डेटा लेगा, प्रिंट करेगा और खत्म करेगा। समझ रहे हो? तो जब भी कोई डेटा मेन मेमोरी से किसी बफर मेमोरी दे, ये सिर्फ एग्जांपल है, प्रिंटर एक एग्जांपल है। ठीक है, ठीक, तो जब भी कोई डेटा मेन मेमोरी से बफर मेमोरी में जाता है या भेजा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? स्पूल कहा जाता है। एग्जांपल समझ में आ गया? ऐसा हम प्रिंटर के साथ हमेशा करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर में होता है, प्रिंट निकालने के लिए हमको वो डेटा कहाँ भेजना होता है? प्रिंटर में। ठीक है, कुकी ठीक, तो ये मेन मेमोरी से बफर मेमोरी में जाने की जो क्रिया है इसी को क्या कहते हैं? स्पूल कहते हैं। तो कुकी, स्पूल, स्पैम, क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आंतरिक मेमोरी में यानी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? अब पुराने जमाने के कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है कि जब एनीएक, यूनिवैक, इडवैक ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए थे शुरुआत के टाइम पे, तो उस समय कितने अंक वो स्टोर कर सकता था आंतरिक मेमोरी में? 100, 20, 80, 40? क्या लगता है भाई? नहीं जान रहे? ये तो जीके का क्वेश्चन हो गया होता है, रटने वाला। कितने अंक? 20 अंक। ठीक है, ये रटने वाला क्वेश्चन हो गया कि हाँ बना तो बना, नहीं बना तो छोड़ो। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, आपको आंसर नहीं पता है, गलती से भी आपको आंसर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में आपको एक भी नहीं पता है, और ऐसे क्वेश्चन के आप आंसर लोगे, जमीन में आ जाना है फिर उसके बाद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल होता है? डंब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी या इंटेलिजेंट टर्मिनल? यूजर प्रोग्रामेबल होता है। देखो, वीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है, और इसके 3 प्रकार होते हैं: डंब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो अब ऐसे में क्या आंसर लें? दिक्कत हो गया कि वीडीटी जो है वो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, और इसके 3 प्रकार होते हैं: डंब, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। तो मैं तीनों के बारे में बताता हूं, तब आप बता पाओगे कि इसमें से कौन सा आंसर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा बुद्धि परीक्षण होगा आपका। ठीक है, देखते हैं आपका बुद्धि लब्धि कितना है। ठीक, डंब टर्मिनल उसको कहते हैं जो जिसमें स्वयं के प्रोसेस और भंडारण क्षमता नहीं होती। ठीक है, मतलब इसमें स्वयं का प्रोसेस करने का क्षमता नहीं होता, ना तो भंडारण क्षमता होता है। ना तो ये खुद का प्रोसेस कर सकता है, ना तो खुद स्टोर कर सकता है खुद से। ठीक है, डंब टर्मिनल मतलब ना खुद से प्रोसेस कर पाएगा, ना तो स्टोरेज कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्मार्ट टर्मिनल, जिसमें प्रोसेस क्षमता तो होती है, प्रोसेस क्षमता तो होती है लेकिन भंडारण क्षमता नहीं। स्मार्ट टर्मिनल। अब बचा इंटेलिजेंट टर्मिनल। आप समझ गया होगा इंटेलिजेंट टर्मिनल का मतलब क्या होगा? प्रोसेस भी होगा और भंडारण भी होगा। अब ऐसे में आप कौन सा आंसर लोगे? यूजर प्रोग्रामेबल। अगर प्रोग्राम करना है तो प्रोसेस भी होना चाहिए उसमें और भंडारण भी होना चाहिए, तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा? इंटेलिजेंट टर्मिनल। आया मामला समझ? थोड़ा डिटेल अंदर जाओगे तब तो समझ में आएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, और इससे आपको डंब, स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये वीडीटी के 3 प्रकार है। वीडीटी विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के 3 प्रकार: डंब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। क्लियर? चलो आगे बढ़े। लिख लिया जी? लिख लिया ना? वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? अभी तो पढ़ रहे थे। अगर कोई वर्ड फाइल आप सेव कर रहे हो तो उस फाइल के लास्ट में क्या लिखा होगा? जैसे पीडीएफ के लास्ट में .pdf लिखा होता है ना? तो इसमें क्या लिखा रहता है? .doc। क्या लिखा रहता है? .doc। तो वर्ड डॉक्यूमेंट अगर फाइल सेव कर रहा है तो .doc लिखा रहेगा, अगर फोटो से सेव कर रहे हो तो .jpg लिखा रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। हाँ थोड़ा लिख देता हूं मैं। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क, सा के जगह र हो गया जी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये लो अब। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट या आउटपुट डिवाइस, उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन क्या होता है जी? सभी होगा। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सूत्र में सेल एड्रेस का मतलब क्या होता है? सेल एड्रेस का मतलब क्या होता है?
इस तरह से लिखा हुआ है, सेल ए रेफरेंस 4। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जानकारी चाहिए होगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उस पर्टिकुलर एड्रेस के लिए होता है वो। इसके लिए थोड़ा सा एक्सेल की जानकारी चाहिए। अभी क्या करें, अभी तो एक्सेल पढ़ ही नहीं सकते, तो अभी इसका आंसर बताना होगा आपको। जिनको जिनको एक्सेल, कितने लोगों को एक्सेल चलाना आता है जी? हाँ तो बताओ आंसर फिर। रिलेटिव, रिलेटिव सेल रेफरेंस गलत नहीं हो जाएगा जी। रिलेटिव, रिलेटिव तब आएगा ना जब सिर्फ अंक लिखा होगा। रिलेटिव तब आएगा जब सिर्फ अंक लिखा होगा। यहाँ पर आपको कुछ और भी लिखा है, अब उसको बता दूंगा तो आंसर नहीं ले लोगे, ठीक है। A4 का मतलब ए कॉलम का 4th रो, A4 का मतलब ए कॉलम का 4th रो है ना। इस A4 का मतलब क्या है, ए कॉलम का 4th रो। नहीं, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया भाई, ये तो नहीं हो गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया जी, ठीक, याद रखना इसको। ठीक, क्लियर। MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, एन से न्यू। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है बताओ तो, CTRL कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब क्या है, कट, ठीक है। CTRL प्लस वी बताओ, सॉरी वाई है, वाई वाई वाई, हाँ, रीडू, रीडू ना, फिर से कोई चीज अगर आपकी क्या हो गई है ना, हट गई है, तो उसको फिर से लाने के लिए। और कंट्रोल CTRL प्लस वी, पेस्ट, ठीक है ना। चलो, पता है मतलब ये सब चीज, आसान चीज है वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त तो होता है? कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए, इसको अलग से पढ़ा ना ऐसा, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है? कौन सा लॉजिक फैमिली है? TTL, ECL, CMOS, MOS? TTL, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। TTL का फुल फॉर्म ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ECL का फुल फॉर्म एमिटर कपल्ड कपल्ड लॉजिक। ट्रांजिस्टर, जे आएगा कि जी आएगा जी? जी आएगा ना, तो क्या आता है जी? हाँ, जी आता है ना, लिखने में अजीब कैसे लग रहा है तो, है थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो ऐसा लिख लो, वो जी लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ऐसा लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। एमिटर कपल्ड लॉजिक, CMOS, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। बहुत लंबा हो गया क्या, चलो, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, इतना लंबा नाम है। और ये MOS तो क्या है, अभी ये क्वेश्चन देने वाला ही जाने, कुछ गलत गलत लिख दिया होगा बताए, ठीक है, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अब TTL, ECL, CMOS है ना,
अब इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर लगना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आपको नहीं पता है तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता हो कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए कौन सा लॉजिक फैमिली का प्रयोग किया जाएगा, है ना। अब पूछा जा चुका है इसलिए अब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ECL, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ECL। तो अब इसके लिए लॉजिक पढ़ाना पड़ेगा जी, लॉजिक फैमिली को पढ़ाना पड़ेगा, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। नाम बस याद रख लो, हो सकता है कभी फुल फॉर्म पूछ ले तो टिक मार देना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को आंख बंद कर लेना और आगे बढ़ जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हम लोग भी आगे बढ़ते हैं आंख बंद करके। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वो क्या कहलाता है? जैसे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, अभी चल रही है ऑनलाइन वालों, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेकंड का विलंब होगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, इसको क्या कहते हैं? जिटर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, इसको क्या कहते हैं? जिटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी लाइव स्ट्रीमिंग आप देखते हो आजकल, तो हर जगह लाइव स्ट्रीमिंग ही है ना, ये भी लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है, आप भी लाइव हो, लेकिन यहाँ पर कोई जिटर नहीं है, बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। लेकिन यही चीज जो है ऑनलाइन में जो चल रहा है, इसमें जिटर होगा ही पक्का, है ना। कुछ सेकंड, 1 सेकंड या माइक्रो सेकंड का भी विलंब लेकिन होता है, ठीक है, होता है, थोड़ा सा तो होता ही है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? जिटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। क्या फटेगा भाई? वायरस को फटते देखे हो आप? ट्रोजन हॉर्स को फटते देखे हो? नहीं। ट्रैप डोर्स तो पता नहीं, आंसर क्या होगा? लॉजिक बम। लॉजिक से आंसर लेना है, क्या होगा? लॉजिक बम, ठीक। बम फट जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? लॉजिक बम, ठीक है। पिक्चर में नहीं देखे हो? टाइम पूरा हुआ, बुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला, वीडियो कार्ड के द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो में के मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी नहीं, परफॉर्मेंस रेट नहीं, ग्राफिक स्पीड नहीं, तो क्या कहा जाता है? फिल रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिल रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, तो वो है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी, ठीक है। विंडोज के बारे में पढ़ाऊंगा पूरा, है ना। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पेपर आगे आया और ऐसे पिन रहते हैं, ऐसे ऐसे छपा, समझ रहे? क्या आएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या आएगा जी? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, जिसमें फोर्स के साथ क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल बताओ तो जी, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल बताओ। एग्जांपल, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा डेजी व्हील, ठीक है, और लाइन, 2 हो गया। तीसरा चेन, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल बताओ। नॉन इम्पैक्ट मतलब जान रहे हो ना? हाँ हाँ, बताओ। लेजर प्रिंटर, ठीक है, लेजर प्रिंटर। इंकजेट, ठीक है, अभी तो पढ़े थे इंकजेट को, बहुत बढ़िया। और थर्मल, थर्मल प्रिंटर आप देखे होंगे, जब भी आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो मार्ट वार्ट में, तो ऐसे प्रिंट निकल के ऐसा लंबा सा पन्ना निकल जाता है, और थर्मल प्रिंटर है, उसको ऐसे रगड़ोगे मिट जाता है। हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर 2 ही हुआ यार अभी तो। पेज प्रिंटर के बारे में बताओ। बहुत ही आसान है, एक बार में एक पेज प्रिंट कर देता है। एग्जाम्पल,
लेजर, एग्जाम्पल क्या है, लेजर। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट भी है और पेज प्रिंटर भी। लाइन प्रिंटर बताओ, लाइन प्रिंटर पूरे लाइन को एक बार में प्रिंट करता है। एग्जाम्पल, चेन, ड्रम और बैंड। ठीक है, याद रखेंगे, चेन, ड्रम और बैंड। ठीक है, ये लाइन प्रिंटर के लिए याद रखना, पेज के लिए लेजर। नेक्स्ट, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेडलॉक को दूर करने के लिए, पहचान करने के लिए, रोकने के लिए, या डेडलॉक हल करने के लिए? जब भी दो कंप्यूटर किसी एक ही डेटा से क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं दोनों के प्रोसेस। ठीक है, तो उस समय बैंकर एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस चीज के लिए किया जाएगा? डेड लॉक जो हो जा रहा है ना, जो डेड लॉक हो जा रहा है उसको क्या करने के लिए, दूर कैसे होगा जी, प्रोसेस तो होना ही है दो कंप्यूटर में एक साथ, हल करने के लिए, डेड लॉक को रोकने के लिए, डेड लॉक को रोकने के लिए। ठीक है, डेड लॉक रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, नोटबुक से बड़ा, लैपटॉप, लैपटॉप से बड़ा, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप से बड़ा, वर्क स्टेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? ग्राफिक्स नहीं आ सकते, मतलब फोटो तो प्रिंट नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें फोटो, मतलब ग्राफिक्स प्रिंट नहीं हो सकता, फोटो प्रिंट नहीं हो पाएगा भाई? डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, आंसर क्या होगा, डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। ये क्या करता है, ठोस मुद्रा होती है ना, अक्षर होता है, उसको प्रिंट करता है। तो फोटो कैसे प्रिंट करेगा ये? बाकी पेज प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब में ग्राफिक्स प्रिंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एमएस वर्ड में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान, F7। F7 से क्या होता है, स्पेलिंग चेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय हो गया है ना भाई। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति कौन देता है? HTTP, ये डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। किसके लिए होता है? डेटा ट्रांसफर। FTP की अगर बात करें हम, HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसीलिए डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर ये दो सिस्टम है तो इन दोनों सिस्टम के बीच में फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP का प्रयोग किया जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP, इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब समझ रहे हो, मेल के थ्रू क्या होगा, ट्रांसफर होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और वैसी POP3, इसका फुल फॉर्म है प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, और ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति यही देता है। ठीक है, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति यही देता है। ठीक है, बाकी SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कोई भी सिंपल सा मेल होगा उसको अगर ट्रांसफर करना होगा तो SMTP। FTP क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दो कंप्यूटर के बीच अगर फाइल ट्रांसफर करना हो तो FTP। और HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें जब www है ना, www में जब फाइल ट्रांसफर करना हो, किसमें, www में, तब HTTP का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों याद रखना, पोप अगर पूछ चुका है तो बाकी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन, सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है उसे, तथा उसे डाटा, देखते हैं डाटाबेस
डाटाबेस में स्टोर करता है। अब हुआ कंप्लीट। नालायक लोग चेक नहीं करते हैं, बताओ, ऐसे ही भेज देते हैं फाइल। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? क्रॉलर, इंडेक्स क्रॉर, सर्च एल्गोरिथम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है क्रॉलर। ये नया चीज है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्रॉलर। ठीक है, इंटरनेट का टॉपिक को जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तब जाके इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है भाई? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू से एक क्वेश्चन तो आना ही है। अब यही इतना आसान क्वेश्चन पूछ ले या थोड़ा टफ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन सीपीयू का रहना ही है। प्रिंटर का क्वेश्चन देख लिया कितना सारा है। देखो वायरस का फिर से क्वेश्चन आ गया, दो शुरू में ही देखे थे, ये तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वॉर्म या जॉम्बी? 5 है, सारी ऑप्शन है ना। ठीक है, रेप्लिकेट नहीं करता है, स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है, मतलब अपनी कॉपी नहीं बनाता है। ट्रोजन हॉर्स ही तो नहीं बनाता है। कौन सा नहीं बनाता है? तो ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी नहीं बनाता है, क्योंकि ये डेटा चोर है। याद आया? ये डेटा चुराता है। वॉर्म और जॉम्बी वायरस तो बनाते हैं, है ना, और वॉर्म और जॉम्बी को भी वायरस कहा जाता है। सीधी सी बात है, ये भी बनाता ही है, ये नहीं बनाता है क्योंकि ये डेटा चोर है। ये कॉपी नहीं बनाता है, ये कॉपी चुरा लेता है सीधा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायी विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है या हटाता है, इसे बचाता है, इससे बचाता है, क्या कहलाता है? एंटीवायरस। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आप क्या करोगे? एंटीवायरस डालोगे। ठीक है, अब वैसे भी कंप्यूटर में एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसा सब स्क्रिप्ट H2O लिखना है, मतलब H और O तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन ये 2 को नीचे लगाना है भाई, सब स्क्रिप्ट। इसके लिए किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाएगा? अल्ट प्लस इक्वल, अल्ट कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, या अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल? हाँ हाँ, तो अभी पता चल जाएगा, फिर कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ऑनलाइन वालों सी सी बोल रहे हैं इन लोग, देख ले जरा। कंट्रोल प्लस इक्वल मतलब बी आ रहा है आंसर। ये लोग सबके सब सी बोलने लगे, अब आंसर डिलीट कर लेंगे लोग, हम नहीं बोले थे करके। ठीक है, बी कंट्रोल प्लस इक्वल याद रखेंगे। ठीक है, सब स्क्रिप्ट लिखना है अगर नीचे, उसको अब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, की कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा उसको। ठीक है, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लस्टर। ऑनलाइन वाला क्लस्टर देखे जरा। हाँ, उसको क्लस्टर कहते हैं। ये सब मैग्नेटिक टेप हो, वीडियो हो, या किसी टर्मिनल का समूह हो, ये जिसके अधीन होता है उसको क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट याद करने वाली चीज है, इसको क्या कहते हैं? क्लस्टर। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पढ़े होगे, OMR पढ़े होगे, पढ़े हो? तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ये तो होता है कॉम। ये कॉम का मतलब ही क्या है पता नहीं है ना? कभी सुने भी नहीं। चलो, ऑप्टिकल स्कैनर, तो भाई कुछ भी स्कैन करोगे तो क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर पे जाएगा। वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, जैसे ये वॉइस कहाँ जा रहा है? कंप्यूटर में जा रहा है, तो ये भी है। ये तीनों पता है तो एग्जाम में आंसर लेना आसान हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। मतलब ये नहीं है, कुछ भी है पता नहीं क्या है लेकिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन, वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक करने पर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं। हाइपरलिंक, अगर आप हाइपरलिंक पर क्लिक कर दो तो उसके अंदर क्या है वहां चले जाओगे आप, तो इसको क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हाइपरलिंक कहा जाता है। चलो भाई, कंप्यूटर क्लास खत्म। ठीक है, अब हिंदी क्लास चालू होगा।